हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस होगा। सेट प्रैक्टिस 3 होगा, जिसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं जो नवंबर से अप्रैल तक होता है, क्या कहलाती है? फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल तक क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है रबी फसल, खरीफ फसल, जलीय फसल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी। रबी जो होता है नवंबर से लेके अप्रैल तक चलता है, जो शीत ऋतु में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी किया जाता है? कौन सा तत्व जो है सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सेलेनियम, दूसरा ऑप्शन है गैलियम, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा सिलिकॉन। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो आप लोग को बताना है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य संघटक क्या है? मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? पहला है CH4, CO2, H2S, H2। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा जो आप लोग को बताना है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन, जिसको कहते हैं CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, छोटी संतृप्त कार्बन श्रृंखला, छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। क्या होगा इसका राइट आंसर? वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, छोटी संतृप्त कार्बन श्रृंखला, छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? दुनिया की जो है सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलंबिया, दूसरा है भारत, तीसरा है नेपाल, चौथा है स्विट्जरलैंड में। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो ऑप्शन नंबर बी में है, भारत। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कौन है, कहाँ स्थित है? तो भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में। क्या होगा इसका राइट आंसर? सबरीमाला मंदिर, जो सबरीमाला मंदिर है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव? किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है टार्टेरिक अम्ल, चौथा है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या इसका राइट आंसर होगा जो आप लोग को बताना है कि टमाटर जो है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, जो ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है गोल्गी का, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है राइबोसोम। क्या होगा इसका राइट आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
डिप्थीरिया जो रोग होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, जो आप लोग को आंसर बताना है कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पहला है आंख, दूसरा है गुर्दा, तीसरा है गला, चौथा है मस्तिष्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गला। गला जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका ट्रिक भी होता है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पिताजी। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पिताजी। पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का, जो ऑप्शन नंबर सी में है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का जो शुद्धतम रूप है क्या होता है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, ग्रेफाइट, चारकोल और हीरा। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है शून्य काल, दूसरा है वार्तालाप, मतदान काल, मध्यांतर काल। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्य काल, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? ऑप्शन ए में 35 है, 40 है, 42 है, 48 है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 40 है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितना है? 40। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। पहला ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 15 द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 20 द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 21 द्वारा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूंजी में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? भारत में पूंजी में, भारत जो देश है इसमें पूंजी में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? तो पहला ऑप्शन है राज समिति, दूसरा है रंगराजन समिति, तीसरा है तारापोर समिति, चौथा है मुखर्जी समिति। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि भारत में पूंजी में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तारापोर समिति। तारापोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो देश में आपातकाल से, जम्मू और कश्मीर से, राष्ट्रपति शासन से, संविधान संशोधन से। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन से है। किससे है? संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है किस सूची में? तो राज्य सूची पर, संवर्ती सूची पर, राज्य एवं संवर्ती सूची पर, संघ राज्य एवं संवर्ती सूची पर। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है किस सूची पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची पर। भारत में वन्य जीव अभयारण्य, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया है? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 1952, 1960, 1972, 1980। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1972। राइट आंसर हो जाएगा 1972।
भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष की नीति पर, अलगाव की नीति पर, विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर, हस्तक्षेप की नीति पर। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा हस्तक्षेप की नीति पर। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? हस्तक्षेप की नीति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा जो समिति होता है अपनी रिपोर्ट किस पर प्रस्तुत करती है? तो पहला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामले के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करता है? तो लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को, जो ऑप्शन नंबर बी है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख क्या होता है, कौन होता है? तो राज्यपाल, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो पहला अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 395। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 से 28, अनुच्छेद 324 से 29, अनुच्छेद 256 से 259, अनुच्छेद 274 से 279। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 से 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय जो सुरक्षा है समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? पहला ऑप्शन है गृह मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 220 के प्रथम में, अनुच्छेद 110 के फर्स्ट में, अनुच्छेद 210 के फर्स्ट में, अनुच्छेद 140 के फर्स्ट में। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो पहला है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को। किसका होगा? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है किस अनुच्छेद में? मंत्रिपरिषद जो होता है
लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह वर्णन है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में, अनुच्छेद 75 के 2 में, अनुच्छेद 75 के 3rd में, अनुच्छेद 75 के 4 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुच्छेद 75 के 3rd में, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी जो थे किस स्थान पर गए थे? औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो पहला ऑप्शन है अजमेर, आगरा, दिल्ली, लाहौर। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो ऑप्शन नंबर बी में है, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गुजरात का युद्ध, समनगर का युद्ध, रामनगर का युद्ध, बिहार का युद्ध, बंगाल का युद्ध। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का युद्ध, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया गया था? निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है कैप्टन पॉप है, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकूट, जो ऑप्शन नंबर बी में है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा जो रंजीत सिंह थे, इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी पहला ऑप्शन है हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, मैनीहाल सिंह। क्या होगा इसका राइट आंसर? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़क सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ब्लैक होल की घटना हुई थी। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? मीर जाफर, नजमुद्दौला, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? ब्लैक होल की घटना किसके काल में घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित किया था? 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित किया था? तो पहला ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर में, बेंगलुरु में, कोयम्बटूर में। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री ईस्ट रेंज कहां पर स्थित है? 90 डिग्री ईस्ट रेंज जो है कहां पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि 90 डिग्री ईस्ट रीजन कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो हिंद महासागर में है। राइट आंसर बी होगा, जो हिंद महासागर में है। बरमुड्डा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? बरमुड्डा जो त्रिभुज है किस महासागर में अवस्थित है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि बरमुड्डा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो सब जानते होंगे बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है?
तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243। अगर विधान परिषद में बिहार में पूछेगा सीटों की संख्या कितना है, तो 75 मतलब 75। अगर लोकसभा में सीटों की संख्या पूछेगा तो 40। बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या पूछ रहा है कितना है, तो 243। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर